तो चलो बच्चों, अभी तक जो हमने पढ़ चुके बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में, वो हमारा 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए। मैंने आपको कहा था कि जो लीवर और सिंपल मशीन वाला चैप्टर है, उसमें एक और चैप्टर हम लोग जोड़ते हैं जिसका नाम है गियर ड्राइव एंड बेल्ट ड्राइव। एक्चुअली में इस चैप्टर से पिछली बार एक न्यूमेरिकल आए थे, N1/N2 बराबर T2/T1 से, इसलिए मुझे वाले चैप्टर को जोड़ना पड़ा, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं सिंपल मशीन का ही एक पार्ट होता है। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे अपनी अगली कॉपी में, जिसका नाम है गियर ड्राइव एंड बेल्ट ड्राइव। अच्छा, मैं एक बात और कहूंगा कि हो सकता है कि ये वाला चैप्टर आप सब लोग पहली बार पढ़ रहे हो, इससे पहले सिंपल मशीन वाला चैप्टर भी आपने हो सकता है पहली बार पढ़ा हो, बट एक दो बार जब आप पढ़ोगे ना तो ये सब चैप्टर बहुत आसान लगेंगे, कठिन नहीं होते, एकदम आसान होते हैं। और ये चैप्टर इसके अलावा एक और जगह भी आपको पढ़ने को मिलेगा, उस जगह का नाम है ड्राइंग। जब आप लोग गियर पढ़ते हो ना, तो गियर को हम लोग एक और जगह भी पढ़ते हैं, उस जगह का नाम है ड्राइंग। ड्राइंग में भी आपको गियर पढ़ना पड़ेगा, अडेंडम क्या होता है, डिडेंडम क्या होता है, हो सकता है वहां पर भी पढ़ना पड़े। ठीक है, तो चलो फिर अब सवाल ये उठता है कि सर गियर और बेल्ट ड्राइव को समझने वाले, तो अगर आपने देखा हो तो ज्यादातर जगह पे इस तरह का आप गियर जरूर देखते होगे हैं। जैसे कि कभी गन्ने की मशीन में देखिए तो 2 गियर अपोजिट डायरेक्शन में घूमते रहते हैं, बीच में से गन्ना को डालते हैं। इसी तरीके से ऑटोमोबाइल में तो देखो कितने भयंकर गियर यूज होते हैं। ऑटोमोबाइल में तो पूरा का पूरा एक गियर सिस्टम ही होता है। उसके अलावा बेल्ट ड्राइव, आप लोग ये इसे कहाँ देखते हैं? अगर मैं पूछूं कि बेल्ट ड्राइव कहाँ देखा जाता है, तो कभी भी आप चक्की में चले जाइए, जहां पर आटा पिसता है, जहां पर आटा पिसता है वहां चले जाइए, तो चक्की में बड़े आराम से आप लोगों को बेल्ट ड्राइव भी देखने को मिल सकता है। तो हम लोगों को इस चैप्टर में गियर ड्राइव और बेल्ट ड्राइव की बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन, छोटी छोटी हेडिंग पढ़नी है। जैसे कि आप लोग सबसे पहला नंबर देख पा रहे हैं, सबसे पहली हेडिंग आपको डालनी है टॉपिक में, उसका नाम है पावर ट्रांसमिशन, हिंदी में बोलते हैं शक्ति पारेषण। मतलब यह है कि जैसे कि मुझे अगर पावर को ट्रांसमिट करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो मुझे कुछ डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, कुछ ना कुछ मैकेनिकल अरेंजमेंट लगाना पड़ेगा। तो शक्ति को पारेषण करने के लिए हम लोगों के पास 4 तरह की डिवाइस या 4 तरह की युक्तियां होती हैं। हाँ, सबसे पहली युक्ति को बोलते हैं गियर ड्राइव, है ना, गियर चालन। आप हिंदी में बोला जाए तो हिंदी में आप इसको बोल सकते हो गियर चालन, गियर चालन। उसी तरीके से अगला है चैन ड्राइव। चैन का मतलब होता है चैन, जिसको आप हिंदी में भी चैन बोलोगे, चैन ड्राइव, चैन चालन। उसके अलावा देखिए अगला जो ड्राइव आती है उसको बोलते हैं बेल्ट ड्राइव। बेल्ट का मतलब होता है पट्टा, तो इसको बोला जा रहा है हिंदी में पट्टा चालन। और सेम तरीके से एक होता है रोप ड्राइव। रोप का हिंदी में मतलब होता है रस्सा, यानी इसको बोला जाएगा रस्सा चालन। बताइए, तो सारे के सारे नाम समझ में आ जाना। तो पावर को ट्रांसमिट करने के लिए मेनली हम लोग के पास 4 तरह के सिस्टम होते हैं, जिनमें से एक है गियर ड्राइव, चैन ड्राइव, बेल्ट ड्राइव और रोप ड्राइव। अब इसमें से क्या क्वेश्चन आता है मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनमें से वो ड्राइव बताइए जो सबसे कम दूरी पर पावर को ट्रांसमिट करती है, सबसे कम दूरी पर, है ना। तो मेरे भाई सबसे कम दूरी के लिए हम लोग हमेशा गियर सिस्टम यूज करते हैं। गियर सिस्टम में बीच की जो ये डिस्टेंस है ना, ये बहुत कम होती है। तो मिनिमम डिस्टेंस में न्यूनतम दूरी में ध्यान रखना कौन सा पावर सिस्टम यूज करते हैं, तो आपको बताना है गियर ड्राइव। यानी गियर ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है कि जब हमें पावर का ट्रांसमिशन मिनिमम डिस्टेंस में करना होता है। कहां करना होता है? मिनिमम डिस्टेंस में, है ना। सर मैक्सिमम डिस्टेंस लिए कौन सा सिस्टम यूज करते हैं? बहुत अधिक दूरी के लिए। तो कभी आप बिल्डिंग वगैरह में देखिए, तो बिल्डिंग वगैरह में जो हम लिफ्ट वगैरह यूज करते हैं, पहले माले से देखिए 10वें 20वें माले तक चली जाती है ना। तो वहां क्या लगा होता है? सर वहां रस्सा लगा होता है, रस्सी लगी होती है। तो लंबी दूरी में यानी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस में अगर कोई पूछे कि बताइए पावर का ट्रांसमिशन किसके द्वारा करते हैं, तो आप सीधा सीधा बताइए कि लॉन्गेस्ट डिस्टेंस में पावर का ट्रांसमिशन करते हैं रोप ड्राइव के द्वारा। ओके सर, चलिए ठीक है, लॉन्गेस्ट हो गया, मिनिमम हो गया। अब यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो भी सुनिए। इनमें से 2 ड्राइव ऐसी होती हैं, 2 चालन ऐसे होते हैं जिसमें स्लिप होती है। क्या होती है बच्चा? स्लिप। अच्छा, स्लिप किसमें हो सकती है? स्लिप का मतलब होता है फिसलन। तो कहना स्लिप जो है सर वो बेल्ट ड्राइव में हो सकती है, और स्लिप सर रोप ड्राइव में हो सकती है। आप देखो, अगर ये बेल्ट है, बेल्ट ड्राइव है, तो हो सकता है कि बेल्ट ड्राइव चलते समय फिसल जाए, पुली में फिसल जाए। जब पुली में फिसल जाता है तो उसे बोलते हैं स्लिप, है ना। अच्छा, स्लिप
बेल्ट ड्राइव और रोड ड्राइव इन दोनों में ध्यान रखना स्लिप पॉसिबल है, इन दोनों में स्लिप आ सकती है, इन दोनों में स्लिप आ सकती है। और याद रखना जिसमें स्लिप आती है उसे कौन सी ड्राइव के नाम से जाना जाता है? सर उसे बोला जाता है नेगेटिव ड्राइव। ये जो पहले और दूसरे मैंने बताए इनको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, इसी को बोला जाता है नेगेटिव ड्राइव। तो जिनमें स्लिप होती है ना उसको एक नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं नेगेटिव ड्राइव। तो स्लिप होने वाले जितने भी चालन है वो सब नेगेटिव ड्राइव के नाम से जाना जाएगा। जबकि डियर चालन और चैन चालन में सुनिए, देखो हाँ ये रहा डियर, ये रहा चैन। तो डियर और चैन चालन में जरा ध्यान से देखिए, इसमें किसी भी तरह की स्लिप होने की चांस बिल्कुल भी नहीं है। यानी या तो यहां स्लिप हो सकती है ना यहां स्लिप हो सकती है। और जिसमें स्लिप नहीं होती, सर जिसमें स्लिप नहीं होती उसे क्या कहते हैं? सर उसे बोला जाता है, उसे बोला जाता है पॉजिटिव ड्राइव। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव ड्राइव। तो आप ये बात समझ लो कि स्लिप जिसमें नहीं हो रही उसे पॉजिटिव ड्राइव, जिसमें स्लिप हो रही उसे नेगेटिव ड्राइव। और स्लिप किसमें किसमें हो सकती है ये भी आपको समझ में आना चाहिए। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी पावर ट्रांसमिशन की। हाँ लेकिन हम लोगों को इन चार में से केवल दो ही चीज पढ़नी है जिसके क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। उनमें से एक है तुम्हारा डियर चालन और दूसरा तुम्हारा कौन सा? बेल्ट चालन। बस यही दो पढ़ना है। लेकिन अगर इनमें से अंदर से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तब भी आप बता दीजिएगा। है चलो अब शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। अब शुरुआत होती है याली चैप्टर की। तो बच्चा याली चैप्टर का नाम क्या है? तो कहना इस चैप्टर का नाम है डियर ड्राइव। पूछा जाए इस चैप्टर का नाम क्या है तो कहना इस चैप्टर का नाम क्या है? डियर ड्राइव नाम है। तो पहला प्रश्न यह आता है कि भाई देखो डियर होते क्या है, पहले मुझे बताइए डियर क्या होते। मैं बताता हूं। देखो बहुत पहले जब हमें पावर को ट्रांसमिट करना होता था, बहुत पहले हमें जब पावर को ट्रांसमिट करना होता था यानी एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत कम दूरी पे, मान लीजिए यहां से यहां पावर ट्रांसमिट करनी है इतनी दूरी पर, तो हम लोग डियर का इस्तेमाल नहीं करते थे। हम लोग दो घर्षण प्लेट का इस्तेमाल करते थे। इसको बोला जाता है इंग्लिश में फ्रिक्शन प्लेट। हम लोग दो फ्रिक्शन प्लेट का इस्तेमाल करते थे। मतलब ये दोनों ऐसी प्लेटें हुआ करती थी जिसको अगर सटाकर एक को आपने घुमा दिया तो दूसरा ऑटोमेटिक घूमता था। आप लोग देखो घर में जो है ना आजकल जो है ना इस तरह का भी काम होता है। चक्की आप जो आटा पीसने वाली घरों में चक्की होती है वो भी कहीं ना कहीं इसी बात पे बेस्ड होती है। तो होता क्या था कि जब हमें बहुत कम दूरी में पावर को ट्रांसमिट करना है तो दो फ्रिक्शन प्लेटें जिसको आप घर्षण प्लेट भी कहते हो, इन दोनों को आपस में जोड़ देते थे और जोड़ देने के बाद कह सकते हो कि एक को चलाते थे मेरे भाई दूसरा भी चलेगा। देख लो। बट इसमें समस्या थी, अगर हम लोग इसको लो स्पीड पे चलाते हैं तब तो ये सही था, लेकिन जैसे मैं इसको हाई स्पीड में चलाने लगूं ना तो यहां पर स्लिप हो सकती थी। हाई स्पीड में चलाने पर क्या हो सकती थी बच्चा? स्लिप हो सकती थी। फिर किसी आदमी ने दिमाग लगाया, अच्छा स्लिप हो रही है, तो किसी आदमी ने दिमाग लगा के क्या किया, इसी फ्रिक्शन प्लेट के चारों ओर में क्या बना दिए? दांते। हाँ, तो जब किसी फ्रिक्शन प्लेट के चारों ओर में दांते बना दिए जाते हैं, पूरी परिधि में दांते बना दिए जाते हैं, याद रखना फिर उस दांते को ही क्या नाम से जाना जाता है? गियर। अगर किसी फ्रिक्शन प्लेट के चारों ओर दांते बना दोगे, तीथ बना दोगे, तो याद रखना उसे किस नाम से जाना जाता है? सर उसे जाना जाता है गियर के नाम से। ठीक है, तो ये हमारे तीथ बने हुए हैं, है ना। काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से काउंट कर लीजिए। अब बात करते हैं कि गियर चलते कैसे। तो मैं आपको बता दूं, जब भी कभी दो गियर आपस में मिलते हैं, मिलने को हम बोलते हैं मैश करना। मैश है मिलना मतलब मैश करना। ठीक है, तो जब दो गियर आपस में मिलते हैं तो उनमें से जिस गियर को हम अपनी तरफ से पावर देते हैं, मान लीजिए यहां पर हमने पावर दी, इस गियर को हमने क्या दिया? सर इस गियर को हमने दिया पावर। पावर देने का मतलब यह होता है कि इस गियर को हम अपनी तरफ से चला रहे हैं। मेरे भाई जिस गियर को हम अपनी तरफ से पावर देते हैं, अपनी तरफ से पावर देते हैं, सर उसे बोला जाता है ड्राइवर। क्या बोलते हैं बच्चा? ड्राइवर, है ना। इंग्लिश में भी यही लिखा जाएगा, हिंदी में भी क्या लिखा जाएगा? ड्राइवर। तो ड्राइवर उस गियर को बोला जाता है जिस गियर को हम अपनी तरफ से क्या देते हैं? पावर देते हैं। तो जिस गियर को अपनी तरफ से पावर देते हैं दैट इज कॉल्ड माय ड्राइवर गियर। फिर जहां पर हमें पावर प्राप्त करनी होती है, जहां पर हमें पावर प्राप्त करनी होती है उसे बोला जाता है ड्रिवन गियर। उसे क्या बोला जाता है? ड्रिवन गियर, ड्रिवन गियर।
ड्रिवन। हिंदी में भी लिख देता हूं, ड्राइवर का मतलब होता है चालक, चालक गियर जिसमें पावर हमने दी, और जहां पर हमें पावर मिलनी है उसे बोला जाता है चलित गियर, चालक और चलित गियर। ठीक है, तो दो तरह के गियर होते हैं, इनमें से ध्यान रखना, जो गियर हमें पावर जिसमें दी जाएगी उसे चालक, जहां पावर प्राप्त करनी होगी उसे बोला जाएगा चलित गियर। ठीक है, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा बड़े गियर को पावर दी जाती है, चाहे गियर साइज में बड़ा हो चाहे गियर छोटा हो, कोई भी चालक हो सकता है, कोई भी चलित हो सकता है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं। हो सकता है कि मैं छोटे वाले गियर को पावर दे दूं, हैं, तो छोटा वाला हमारा ड्राइवर हो जाता और बड़ा वाला ड्रिवन हो जाता। तो जिसको पावर दी जाती है हमेशा ध्यान रखना उसे चालक बोलते हैं, जहां पर पावर प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं, चलित। तो ध्यान रखना चालक को हमेशा क्या दी जाती है, तो कहना चालक को हमेशा पावर दी जाती है और चलित से हमेशा पावर प्राप्त की जाती है। बताइए, बात सबको क्लियर है? फिर एक छोटा सा नाम और आपको समझ में आना चाहिए, वो नाम एक्चुअली में होता है, एक को गियर बोलते हैं, एक को पिनियन बोलते हैं। ये दोनों नाम आपको समझ में आना चाहिए, गियर और पिनियन। जब मैं बात करता हूं गियर क्या होता है, तो कहना इन दोनों में से जो साइज में बड़ा होता है हमेशा उसको गियर कहते हैं। हालांकि है दोनों गियर, लेकिन जो साइज में गियर होता है, बड़ा होता है उसे गियर कहते हैं, और जो साइज में छोटा होता है उसे बोला जाता है पिनियन। तो नाम बस अलग अलग कर दिए गए हैं, आप इसको ऐसा मत समझना कि बहुत ज्यादा वो है, सीधा सीधा समझो कि जो डियर साइज में बड़ा होगा उसको डियर कहेंगे, और जो डियर साइज में छोटा होगा दैट इज कॉल्ड माई पिनियन। पिनियन मतलब पप्पू, और डियर मतलब गब्बर, गब्बर बड़ा होता है ना, तो डियर हमेशा बड़े वाले को डियर को कहेंगे और पिनियन हमेशा छोटे वाले डियर को कहेंगे। तो ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी वो मैंने आपको सिखाई। लेकिन जब भी कभी डियर आपस में चलते हैं ना तो कई बार उनकी डायरेक्शन पूछ लेता है। अब आप बताओ, अगर ये ए डियर मेरा एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ए डियर कैसा चल रहा है सर, ए डियर चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, देख लो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो बी डियर कैसा चलेगा सर, क्लॉकवाइज, बी डियर कैसा चलेगा, क्लॉकवाइज, ऐसे घूमेगा। तो जब दो डियर बाह्य कांटेक्ट करते हैं, देखो एक होता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाह्यता, और एक होता है इंटरनल, तो ये एक्सटर्नल है। हाँ, तो एक्सटर्नल जितने भी डियर होंगे, एक डियर क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों की डायरेक्शन कैसी होती है, तो कहना दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, यानी विपरीत होती है। तो जब दो डियर एक दूसरे से एक्सटर्नल गियरिंग करते हैं, यानी बाह्यता कांटेक्ट करते हैं, बाहर से कांटेक्ट करते हैं, तो उन दोनों की डायरेक्शन कैसी होती है बच्चा, अपोजिट होती है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब चलो ठीक है सर, आपने बता दिया अपोजिट होती है, लेकिन कई बार एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, उसको भी मैं यहीं पर ही बता देता हूं, ध्यान से सुनना कायदे के साथ सब लोग। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास पहला गियर ये, इसके बाद मुझे इस गियर की पावर को यहां ट्रांसमिट करना है, मतलब इस गियर की पावर को मुझे चौथे नंबर के गियर पे ट्रांसमिट करना है। देखो, तो जिस पावर को जहां पर ट्रांसमिट करना है, तो मेरे हिसाब से ये तो तुम्हारा हो जाएगा ड्राइवर, और मुझे बताइए कहां पर ट्रांसमिट करना है, यहां पर, तो इसे क्या बोला जाएगा, ड्रिवन, ड्राइवर और ड्रिवन। तो बच्चा मेरे बीच में हमें गियर लगाने की जरूरत पड़ सकती है, तो बीच में हमने मान लीजिए पहला गियर ये सेट कर दिया और बीच में दूसरा गियर ये सेट कर दिया। मुझे ड्राइवर से पावर ड्रिवन तक ले जानी थी, लेकिन मेरे पास जगह थोड़ी ज्यादा थी, बीच में मैंने दो गियर और लगा दिए, चेक कर लो। तो कई बार तुमसे अब डायरेक्शन पूछ लेता है, कैसे निकाला जाएगा। देखो, इसकी डायरेक्शन को अगर मैं क्लॉकवाइज मानूं तो इसकी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, ऐसे घूमेगा ये, फिर ये क्लॉकवाइज में आ जाएगा, ये ऐसे क्लॉकवाइज आ जाएगा, और ये क्लॉकवाइज आ जाएगा, तो ये देखो कैसा आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। बताइए, तो अगर बीच में ढेर सारे गियर लगाते, तुमसे डायरेक्शन पूछे कि बीच में दो गियर लगे हैं, बीच में तीन गियर लगे हैं, तो बताइए चालक और चलित की डायरेक्शन, दिशा कैसी होनी चाहिए, निकाल लेना इसी तरीके से। एक्चुअली में बीच वाले गियर को एक नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं आइडलर, बिचली पुली, बिचला गियर जिसको बोलते हैं, बिचला गियर, है ना। जैसे कि आपके डाउन साइड में बोला जाता है ना बिचौला, सी उसी तरीके से बिचला गियर, या फिर आप माध्यमिक गियर बोल सकते हो, या फिर आइडलर, आइडलर गियर भी बोल सकते हैं, है ना। क्या बोला जाएगा, आइडलर गियर। तो बीच में अगर गियरों की संख्या देखकर फिर तुमसे डायरेक्शन पूछी जाए कि बताइए एक की क्लॉकवाइज है, दूसरे की कैसी होनी चाहिए, है ना, तो हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे,
ठीक है, तो बीच वाले भी कॉन्सेप्ट याद रखो। तो ये डियर का बेसिक था कि एक्चुअली में डियर होता क्या है, और जब दो डियर आपस में मैच करते हैं तो डायरेक्शन कैसे निकालनी है ना। तो ध्यान रखना, बीच में डियर लगाने के बाद कैसे डायरेक्शन निकालनी है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ओके, चलो अब आगे बात करते हैं, इसको टॉपिक में नोट कीजिएगा। नेक्स्ट स्टडी है कि भैया जो डियर चालन होता है, डियर चालन जो मैंने अभी अभी समझाया, इसके बारे में कई बार मटेरियल और डियर प्रोसेस और पावर ट्रांसमिशन का फॉर्मूला पूछ लेता है। जैसे कि मान लो ये डियर है, ये डियर सेम उसी तरह से ड्राइवर हो गया, ये ड्रिवन हो गया। ड्राइवर की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, तो ड्रिवन की कैसी है सर, ड्रिवन की क्लॉकवाइज है। तो ड्राइवर और ड्रिवन की मैंने दोनों की डायरेक्शन को दिखा दिया, यहां पर दिखा दिया। तो तुमसे कई बार पूछा जाता है कि जो सर डियर बनाए जाते हैं किस मटेरियल के बनाए जाते हैं, डियर मटेरियल क्या है, अर्थात डियर का पदार्थ क्या है। तो जब भी कभी तुमसे पूछा जाए कि बताइए सर डियर का पदार्थ क्या होता है, तो डियर ज्यादातर जो बनाए जाते हैं ना, वो बनाए जाते हैं स्टील के। सबसे पहले लिखिएगा, डियर ज्यादातर किससे बनाए जाते हैं सर, डियर ज्यादातर बनाए जाते हैं स्टील के। डियर ज्यादातर बनाए जाते हैं कास्ट आयरन, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, ढलवा लोहा। स्टील हो गया, कास्ट आयरन हो गया, जिसको हिंदी बोलते हैं ढलवा लोहा। और कई बार हमारे डियर किसके बनाए जाते हैं सर, कई बार डियर बनाए जाते हैं प्लास्टिक के भी। तो अगर कोई डियर का मटेरियल पूछे तो कह देना स्टील, है ना, उसके अलावा ढलवा लोहा। और कई बार डियर हमारे ब्रॉन्ज, कांसे के भी बनाए जाते हैं, ब्रॉन्ज यानी कांसा। इन सब के ध्यान रखना, हमारे डियर मटेरियल तैयार किए जाते हैं, डियर तैयार किए जाते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा कि जो डियर तैयार किए जाते हैं वो प्लास्टिक वाले डियर कहां यूज होते हैं। तो याद रखना, प्लास्टिक के जो डियर होते हैं सर, उसका इस्तेमाल ज्यादातर करते हैं हम लोग खिलौनों में। किसमें करते हैं, खिलौनों में। तो कई बार क्वेश्चन आएगा कि खिलौने में कौन से डियर इस्तेमाल होते हैं, आप बताइए, प्लास्टिक के डियर इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, डियर का बनाने का प्रोसेस क्या होता है, तो डियर बनाने का प्रोसेस जो है, अब देखो ये सब मैकेनिकल वाले चीजें हैं, लेकिन आपके एग्जाम में जो ये सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, नाम क्या है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो ये इंजीनियरिंग का ही थोड़ा थोड़ा टॉपिक है, इसलिए बस आप टॉपिक में नोट डाउन कर लेना। हाँ, तो डियर बनाने का प्रोसेस क्या होता है, तो डियर बनाने का पहला प्रोसेस होता है मिलिंग। मिलिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें मिलिंग कटर होता है, और मिलिंग कटर की मदद से हम लोग डियर काटते हैं, मिलिंग। और अगर इसका हिंदी नाम देखा जाए तो हिंदी नाम भी यही है, ध्यान रखना। इसके बाद अगला जो प्रोसेस होता है डियर बनाने का, वो होता है डियर हॉबिंग। इसके अलावा एक तीसरा प्रोसेस भी होता है डियर बनाने का, जिसका नाम होता है बच्चा डियर शेपिंग। तो डियर हॉबिंग, डियर शेपिंग और मिलिंग, नॉर्मली ये तीन प्रोसेस ऐसे होते हैं जिससे हम लोग डियर बनाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। डियर कभी लेथ मशीन में नहीं बनाए जाते, इस बात को याद रखिएगा। डियर ज्यादातर कह सकते हो इन तीन प्रोसेस बनाए जाते हैं, मिलिंग से, डियर हॉबिंग से और डियर शेपिंग से। इसके बाद एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि पावर ट्रांसमिशन क्या होता है डियर में, शक्ति पारेषण क्या होता है। बहुत देर से आप शक्ति पारेषण की बात कर रहे थे कि बताइए, अगर मैं डियर पढ़ रहा हूं तो डियर पढ़ने में जल्दी से मुझे बताइए शक्ति पारेषण का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, शक्ति पारेषण क्या होना चाहिए। तो डियर प्रोसेस में जो शक्ति पारेषण होता है वो बड़ा आसान होता है, मैं आपको बताऊं, देखो कुछ नहीं करना। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए डियर में शक्ति पारेषण P बराबर कितना होता है, तो कहना P बराबर हो जाता है सर F इंटू वी। डियर द्वारा दूसरे डियर पे लगाया गया बल, एक डियर द्वारा दूसरे डियर पे लगाया गया बल और उनकी टेंजेंशियल स्पीड v, है ना। सर ये F कैसे पता चलेगा और v कैसे पता चलेगा, देखो F का मान डायरेक्ट आपको दिया रहेगा। F को बोलते हैं स्पर्श रेखी बल या फिर टेंजेंशियल फोर्स। अगर मैं पूछूं F क्या है तो कहना F को बोला जाता है स्पर्श रेखी बल, और उसके साथ साथ क्या बोला जाएगा, टेंजेंशियल फोर्स हिंदी इंग्लिश में। और v क्या है तो बच्चा v को बोला जाता है टेंजेंशियल वेलोसिटी, यानी स्पर्श रेखी गति, स्पर्श रेखी गति, टेंजेंशियल वेलोसिटी या फिर स्पर्श रेखी गति। तो F इंटू वी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, पावर ट्रांसमिशन निकलाएगा, है ना। अब वेलोसिटी क्या होती है, देखो F आपको हमेशा दिया जाएगा कि पहले डियर ने दूसरे डियर पे कितना बल लगाया है, एक डियर ऐसे चल रहा है, ऐसे चलते चलते दूसरे डियर पे बल लगाएगा।
तो मान लीजिए पहला गियर दूसरे गियर पे 100 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो बल आपको पता रहेगा, मैं पहले बता दूं। लेकिन हो सकता है कि वेलोसिटी ना पता रहे तो वेलोसिटी आपको निकालना पड़ सकती है। हाँ, अब पता है तो कोई बात ही नहीं है, सीधा सीधा पावर बराबर F इंटू वी लगा दो, आंसर आ जाएगा। तो गियर पार्ट के लिए पावर ट्रांसमिशन का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो काफी आसान है, कठिन मत समझना। हो सकता है ये नाम आपने ना सुने हो, लेकिन फिर भी आपको कॉपी में नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि अगर मैं इसका डिटेल पढ़ाने लगा ना तो फिर वो हमारा आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। मुझे तो बस इतना कवर करना है जो हमारे सिलेबस में है कि नहीं। चलिए, और जो लोग फिटिंग शॉप से, तो वो सब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहां से मेन हेडिंग शुरू होती है, क्योंकि पिछली बार जो क्वेश्चन आए थे वो यहीं से आए थे। हाँ, यहीं से आए थे। तो गियर चालन में अब जो सबसे पहली हेडिंग है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है वेलोसिटी रेशियो। हिंदी में क्या बोलते हैं, वेग अनुपात। और ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि जब भी कभी आप सिंपल मशीन का कोई भी चैप्टर पढ़िए, आपको वेग अनुपात पढ़ना ही पढ़ना है। अभी देखो, मैंने सिंपल मशीन पढ़ाया, मैंने हर मशीन में क्या निकाला है, वो वेग अनुपात ही तो निकाला है। तो वेग अनुपात निकालना आपको हर चैप्टर में आना ही आना चाहिए। तो आपके सामने देखो क्या है, तो बच्चा आपके सामने मैंने इस तरीके से 2 गियर दिखाए हुए हैं, है ना, 2 गियर। इनमें से गियर नंबर 1 ये रहा और गियर नंबर 2 ये रहा। गियर नंबर 1 को मैंने चालक कह दिया, यानी ड्राइवर कह दिया, और गियर नंबर जो 2 है उसे मैंने चलित कह दिया, मतलब ड्रिवन कह दिया। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब पहला वाला गियर देखिए, पहला वाला गियर ये रहा, देख लो, है ना, और दूसरा वाला गियर ये रहा। तो बच्चा दोनों गियर एक दूसरे को जो टच करते हैं ना, वैसे गियर के दांते कभी टच नहीं करते। मेरे इन हाथों को समझो, तो मेरे ये हाथ गियर के दांते हैं, तो क्या गियर के दांते ऐसे टच करते हैं ना एक दूसरे में, अंदर घुसते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग एक सर्किल डिफाइन करते हैं गियर में, एक सर्किल परिभाषित करते हैं, उसका नाम होता है पिच सर्किल। क्या सा सर्किल, पिच सर्किल। तो ये जो दिखाए गए हैं ना दोनों सर्किल, ये जो सर्किल दोनों दिखाए गए हैं, ये गियर के कहलाते हैं। कौन से सर्किल, पिच सर्किल, है ना, पिच वृत्त जिसको बोलते हैं। ये भी कौन सा वृत्त दिखाया गया है, तो कहना इसे भी हम लोग कौन सा सर्किल कहेंगे, सर पिच सर्किल कहेंगे। तो मैंने गियर के देखो यहां पर 2 सर्किल दिखाए हैं, एक चालक के लिए, चलित के लिए। और मैं ऐसा कह दूं कि चालक और चलित, ये चालक यानी ड्राइवर ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ड्रिवन ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, है। फिर मैं अगर रेडियस भी कह दूं कि बच्चा यहां से लेकर यहां तक की रेडियस R1 है, और यहां से लेकर यहां तक की रेडियस क्या है, R2 है। दोनों की मैंने रेडियस भी डिफाइन कर दी। तो जब दोनों गियर ऐसे घूम रहे होंगे ना, देखो ये ऐसे क्लॉकवाइज, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो मिलने वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पर एक वेलोसिटी जरूर आएगी। हालांकि 2 वेलोसिटी आएंगी, इनमें से एक होगी गियर नंबर 1 की और एक होगी गियर नंबर 2 की, V1 V2। बट ये जो पॉइंट होगा, ये दोनों का कॉमन पॉइंट है, और इस पॉइंट को हम लोग हमेशा एक नाम से भी जानते हैं। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट P, कोई और नाम नहीं देना। देखो, 2 पिच सर्किल, गियर के पिच सर्किल जिस पॉइंट पे टच करते हैं ना, उन्हें पिच पॉइंट कहते हैं P। तो अगर मैं पूछूं भी कि भाई ये P क्या है, तो सीधा सीधा आपको कहना है कि सर P जो है वो तुम्हारा पिच पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, पिच पॉइंट, ध्यान रखना, पिच पॉइंट है P। तो 2 गियर के पिच सर्किल जिस पॉइंट पे टच करते हैं सर, उसे पिच पॉइंट कहते हैं। कॉपी में नोट डाउन करना, ये सब पूछा जाता है हमारे एग्जामों में डायरेक्ट। तो मैंने कहा कि पहले गियर की टेंजेंशियल वेलोसिटी यानी स्पर्शरेखी वेग V1, दूसरे की V2, बट पॉइंट तो 80 है। तो पॉइंट 80 है, यही रीजन है कि मुझे दोनों की जो V1 और V2 है सर, उन दोनों को बराबर करना पड़ेगा, दोनों का स्पर्शरेखी वेग बराबर करना पड़ेगा। बट स्पर्शरेखी वेग निकले तो निकले कैसे, कहना बहुत आसान है सर। V1 बराबर R1 ओमेगा 1 लगा दीजिए, V2 बराबर R2 ओमेगा 2 लगा दीजिए, देख लो। तो यहां से एक बात बताइए, अगर मैं ओमेगा 1 डिवाइड बाई ओमेगा 2 का रेशियो निकाल लूं, कितना होना चाहिए, ओमेगा 1 डिवाइड बाई ओमेगा 2, तो ये तुम्हारा आ जाएगा R2 बटे R1। इसका भी इस्तेमाल पड़ेगा, इसीलिए मैंने इसको अभी से शुरू में ही निकाल लिया, है ना।
अच्छा सर ओमेगा 1 क्या है? देखो 1 मैंने हमेशा बोला है, 1 हमेशा बोला जा रहा है चालक को, और 2 किसे बोला जाएगा? चलित को। तो जितने भी 1 वाले टर्म होंगे वो सब चालक के होंगे। जैसे कि R1 क्या है? सर R1 है चालक की त्रिज्या। R2 क्या है? कह देना चलित की त्रिज्या। मैं पिच पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर लिख दूं। अगर मैं पूछूं P क्या है तो P तो बोल देना कि P है सर पिच पॉइंट। अब सुनो, मैंने कहा कि R1 क्या है, तो R1 को बोला जाएगा चालक की त्रिज्या। R2 क्या है? चलित की त्रिज्या। D1 क्या है? चालक का व्यास। D2 क्या है? चलित का व्यास। ओमेगा 1 क्या है? चालक का कोणीय वेग। हाँ, ओमेगा 2 क्या है? चलित का कोणीय वेग। फिर इसके बाद बताइए N1 क्या है? चालक की गति। N2 क्या है? चलित की गति। बट ये जो N1 N2 होते हैं ना, ये आरपीएम होते हैं, राउंड पर मिनट, है ना। चलो अब मैं आपको डिफाइन करता हूं कि बच्चा आपने वेलोसिटी को इक्वल करके, स्पर्श रेखीय वेलोसिटी को इक्वल करके ओमेगा 1 बटे ओमेगा 2 का मान R2 बटे R1 निकाल लिया ना। अब मैं डिफाइन करता हूं कि किसी भी गियर का वेग अनुपात क्या होता है। तो जब भी कभी किसी गियर का तुमसे कहा जाए कि सर गियर का वेलोसिटी रेशियो निकालो, वेग अनुपात निकालो, क्या होता है, तो आप सीधा सीधा कहना चालक का कोणीय वेग ओमेगा 1 और चलित का कोणीय वेग ओमेगा 2। हाँ जी हाँ, बिल्कुल एकदम सही सुना। चालक का कोणीय वेग ओमेगा 1 और चलित का कोणीय वेग ओमेगा 2, इन दोनों का जो अनुपात होता है, बस इसी अनुपात को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी रेशियो। परिभाषा मैं बोल रहा हूं, कॉपी में लिखिए अपने शब्दों में कि चालक का कोणीय वेग और चलित के कोणीय वेग के अनुपात को वेग अनुपात कहते हैं। चालक ऊपर है, चलित नीचे, है ना। द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ड्राइवर टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ड्रिविंग। क्लियर है? अब यहां पर एक छोटे सा काम करना पड़ेगा आपको। देखो आप सबको एक फॉर्मूला पता है कि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई n अपॉन 60। बताइए अगर मैं पूछूं ओमेगा बराबर क्या होता है, कहना ओमेगा बराबर 2 पाई n अपॉन 60 होता है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को कंप्लीट करूं कि बताइए मैं इस फॉर्मूले को कंप्लीट करूं तो यहां ओमेगा 1 डिवाइड बाई ओमेगा 2, और ओमेगा देखिए n1 के समानुपाती है, आरपीएम के समानुपाती है, क्योंकि 2 पाई बटे 60 कैंसिल हो जाएगा तो n1 बटे n2। ओमेगा 1 बटे ओमेगा 2 का मान तुमने R2 बटे R1 निकाला, यानी रेडियस के पदों में निकाला। रेडियस अगर R2 ऊपर है तो डायमीटर D2, चलो डायमीटर तो आप बना ही लोगे, फिर यहां से एक छोटी सी बात है, D2 बटे D1 भी कर सकते हैं। फिर एक छोटी बात है बच्चा कि देखो सर जिसकी रेडियस ज्यादा होगी तो उसके चारों ओर जो दांतों की संख्या आएगी वो भी तो ज्यादा होगी। हाँ, तो जिसकी रेडियस ज्यादा उसमें दांतों की संख्या भी ज्यादा, इसलिए T2 बटे T1। अगर मैं पूछूं कि T2 और T1 क्या है, तो कहना T2 और T1 दांतों की संख्या है, लेकिन T1 किसमें दांतों की संख्या है, तो कहना T1 दांतों की संख्या है किसमें? चालक में दांतों की संख्या T1। और T2 क्या है सर? T2 को बोला जाएगा चलित में दांतों की संख्या, चालक में T1 और चलित में T2। तो बच्चा ये जो वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला आया ना, मैं एक बार फिर से याद करा दूं, वेलोसिटी रेशियो ही मेन समझना है आपको। लेकिन वेलोसिटी रेशियो को समझने के लिए हमें इतनी सारी खिचड़ी समझनी पड़ी है, और कई बार वेलोसिटी रेशियो के लिए T1 T2 डायरेक्ट न देकर दूसरे फॉर्मूले में टूट आता है, तो दूसरे फॉर्मूले भी हमें समझने पड़े। ठीक है, मैं फिर से बताऊं, किसी भी गियर का वेलोसिटी रेशियो VR बराबर ओमेगा 1 बटे ओमेगा 2 आया तो n1 बटे n2 ऑटोमेटिक आ जाएगा। बाकी R2 फिर D2 T2 ये सब उल्टे हैं, देख लो। क्लियर है ना? तो ये सवाल एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप हल्के में मत लेना, ये सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला आपके सामने है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, एक सिंगल सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी मैंने ये बताया, अब मैं आपको देखो इस पर आया हुआ सवाल सॉल्व करा दूं। ये पिछली बार आपका ALP में पूछा गया था, ताकि आपको सवाल भी समझ में आ जाए कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। प्रश्न देखिए क्या, यदि दो गियर के दांतों की संख्या 30 और 120 है, मतलब पहला वाला जो गियर है उसमें दांतों की संख्या 30 बोल रहा है और दूसरे वाले गियर में दांतों की संख्या 120। देखो पहला वाला गियर दांतों की संख्या 30 है, देख लो, और दूसरे वाले गियर में दांतों की संख्या कितनी है सर? 120 है। थोड़ा मैंने बड़ा बना दिया ना। यदि पहले वाले गियर की गति 50 एम्पियर आरपीएम हो, यानी इसकी जो गति है सर वो उन्होंने 50 आरपीएम कह दी, राउंड पर मिनट कह दिए,
तो दूसरे वाले गियर की जो गति है यानी आरपीएम में मुझे बताइए कितनी होनी चाहिए। बताओ, क्लियर है? ठीक है, तो कैसे निकाला जाएगा सर, कैसे निकाला जाएगा मुझे बताइए। तो कहना कुछ नहीं करना सर, अभी अभी आपने फॉर्मूला बताया था ना, फॉर्मूले में N1/N2 आया था, लेकिन फिर बाद में आ गया था T2/T1, याद है ना? हाँ देखो, इसलिए मैंने कहा था याद कर लो। हाँ देखो, ये देखो, वेलोसिटी रेशियो बराबर ω1/ω2 बराबर N1/N2 बराबर R2/R1 बराबर T2/T1। अब आ गया ये, तो N1/N2 बराबर T2/T1 आ गया सर। N1 कितना है तो कहना N1 50 आरपीएम, N2 कितना है निकालना है, T2 कितना है 120 आरपीएम, T1 कितना है 30। देख लो, जल्दी से इसका फटाफट मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 30 से ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा। और अगर मैं N2 बराबर पूछूंगा तो N2 बराबर आ जाएगा 50/4, और 50/4 का मतलब कितना होता है 12.5 आरपीएम। देख लो, तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो कंफ्यूजन में मत रहना, बहुत आसान होता है यार। तो कोई भी दो गियर जब भी कभी मैच करेंगे ना, हम लोग यही वाला कॉन्सेप्ट लगाकर सवाल को सॉल्व कर लेंगे। और मैं तो ये कहता हूं कि दो गियर छोड़िए, क्योंकि ये तो आया हुआ सवाल है, ये तो आया हुआ सवाल है। अगर 3 गियर भी मैच कर जाते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास पहला गियर ये रहा, दूसरा गियर ये रहा, तीसरा गियर ये रहा, मैंने कहा तीनों गियर मैच करते हैं, और तीनों में दांतों की संख्या आपको पता है T1, T2 और T3, ये 3 गियर है। और इनमें से किसी एक का भी आरपीएम दे दिया जाए, जैसे कि मैं पहले वाले का आरपीएम N1 दे दूं, तो बाकी का जो N2 है और बाकी का जो N3 है वो बहुत आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे कैसे मैं बताता हूं। देखो, पहला और दूसरा ये दोनों गियर आपस में मैच कर रहा है, मैच करने का मतलब मिल रहे हैं, तो पहला और दूसरा मिल रहा है, तो इनके लिए लगा देना फॉर्मूला N1/N2 बराबर T2/T1। पहला और दूसरा मैच कर रहे हैं इसलिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर देना। फिर दूसरा और तीसरा मैच कर रहे हैं, दूसरा और तीसरा, तो दूसरे और तीसरे के लिए रहना N2/N3 बराबर T3/T1। देख लो, तो आप अगर इन दोनों फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं तो मेरे भाई यहां पर जो मेरे दो अननोन थे N2 और N3, इनको हम बहुत आराम से निकाल लेंगे, किसी तरह की कोई हेडेक ही नहीं बढ़ेगी, है ना। तो बच्चा यहां जो है ना, मैंने गियर और ड्राइव के चैप्टर का लेक्चर नंबर 01 स्टार्ट कर दिया है। फिर अगले लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे कि गियर का क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये गियर का पहला लेक्चर था, आराम से समझेंगे पूरा लेक्चर को। मतलब जरूरी नहीं है कि पहली बार, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे इंटरमीडिएट के बच्चे इस चीज को पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो उनको हो सकता है कठिन लगेगा। नहीं भाई, कठिन नहीं है, समझने की बात है। कुछ चीजें हमें डायरेक्ट भी याद करनी पड़ी है, गियर हॉबिन, गियर शेपिंग के बारे में, बाकी मैंने ज्यादातर चीजें समझाई है। अरे तो फिलहाल वीडियो को पूरा देखिए, बगल में रेटिंग दी गई है, रेटिंग भी दीजिए। मैं अपना नंबर भी बोलता हूँ 85 45 94 49 47। कोई डाउट है मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए, तब भी मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेक्चर 1 कंप्लीट हुआ, हम लोग आगे देखेंगे लेक्चर नंबर 02। थैंक यू वेरी मच।